क्या आप लोग आपने स्कॉर्पियो और पैसे की डिमांड उनसे की थी? कोई भी ऐसा सगा नहीं है जिसको निशा भगत ने डसा नहीं है। जब उनका आर्थिक क्षमता 10 लाख का था ही नहीं या स्कॉर्पियो देने का लायक था ही नहीं, तो मैं उनसे कैसे कोई डिमांड कर सकता हूं? भाई आपको चाहिए क्या? पिटरबार में करम महोत्सव हो रहा है तो विशिष्ट अतिथि में निशा भगत को बुलाना चाहिए। आपको धनबाद में बुलाना चाहिए। क्यों बुलाना चाहिए भाई? निशा भगत ने किसी सगे को जो है छोड़ा नहीं है, सबको उसने डसा हुआ है। सेलिब्रिटी स्टाइल में आपका एंट्री होना चाहिए। किस ब्याह पे एंट्री होना चाहिए? 1300 कुछ वोट आए उस आधार पे होना चाहिए क्या? सिर्फ बारबी डॉल बन के और आदिवासी साड़ी पहन के खोपा लगा के मंचों पे आप चले जाएंगे और सेखी बगारेंगे तो उससे धरातल पे आपका जनाधार नहीं होगा। जो कुर्मी जाति को लेकर ही राजनीति जयराम महतो कर रहे हैं और जो महिला नेता हैं, खासतौर पे जो कुर्मी जातों की हैं, पूजा महतो या अन्य महिला, उनको ज़्यादा जगह दी जाती है राजनीति करने के लिए। बाकी अन्य जो आदिवासी चेहरे हैं जेल के में, उनको आगे नहीं बढ़ाया जा रहा। अगर जयराम महतो जी के ऊपर सवाल उठा रही हैं, उंगली उठा रही हैं, हमें पहला मुलाकात याद है कि जयराम महतो जी ने उनको दीदी कह के संबोधन किया था। तो एक छोटे से साधारण ढाबे पे वो अपना ढाबा चलाती थी और इनफैक्ट कि उनको बर्तन धोते हुए भी हमने देखा था। ऐसे समय में जिंदगी के हर पहलू से हार चुकी थी, उस समय हमारी पार्टी ने उनके ऊपर भरोसा जताया। भाई आपका लाइक पाने का जो भूख है ना, जो सब्सक्राइब पाने का भूख है, फॉलोअर्स बढ़ाने का भूख है, अब हम लोग देखेंगे ना भाई। गुमला से विधानसभा का चुनाव लड़ने वाली जयराम महतो की पार्टी के सिंबल पर चुनाव लड़ने वाली निशा भगत ने कई गंभीर आरोप लगाए। जयराम महतो के ऊपर कई गंभीर आरोप लगाए और संतोष महतो पर भी कई गंभीर आरोप लगाए, जिसमें से एक आरोप था कि टिकट के लिए संतोष महतो ने स्कॉर्पियो और पैसे की डिमांड की थी। अभी हमारे साथ संतोष महतो खुद हैं, जिस संतोष महतो पर निशा भगत पिछले कई दिनों से आरोप लगा रही हैं। मीडिया में उनकी बातें आ रही हैं सामने। संतोष महतो उन सवालों का जवाब देंगे जो निशा भगत ने उनके ऊपर आरोप लगाए हैं और जो वो एक तरीके से अपने पक्ष को रखेंगे कि आप पर जो संतोष जी जो आरोप निशा भगत ने लगाए, उस आरोपों की क्या सच्चाई है। उन्होंने कई और लोगों पर भी आरोप लगाए जिनके उन्होंने व्हाट्सएप चैट तक को भी दिखाया। क्या आपने स्कॉर्पियो और पैसे की डिमांड उनसे की थी? ऐसा है कि कोई भी ऐसा सगा नहीं है जिसको निशा भगत ने डसा नहीं है। सिर्फ जेल कैंप को छोड़ दीजिए, इससे पहले भी जिस भी संगठन, जिस भी पार्टी या जिस भी लोगों ने उनको प्रश्रय दिया है, उनको संरक्षण दिया है या उनको आगे बढ़ाने का काम किया है, निशा भगत उनको डस के ही आगे बढ़ी है। तो ये उनके स्वभाव में है। मेरा कहना है कि जेल कैंप को सिर्फ निशा भगत नहीं, हम नहीं, आप नहीं, पूरा झारखंड जानता है कि ये गरीबों की पार्टी है, संघर्षशीलों की पार्टी है, नौजवानों की पार्टी है और पैसा हमारा कोई प्रायोरिटी न था, न है, न कभी रहेगा। हम पैसा बनाने के लिए यहाँ नहीं आए हैं। हमारे पार्टी के सुप्रीमो भी हर एक मंच से यह कहते हैं कि पैसा का ऑफर अगर रहता तो बीजेपी से, कांग्रेस से, जेएमएम से बहुत तरीके के ऑफर आते रहते हैं। 100, 200, 500 करोड़ रुपया जो है हमारे पार्टी के लिए या पार्टी सुप्रीमो के लिए कोई बड़ा चीज़ नहीं है। और ऐसे समय में जो है वो 10 लाख रुपए या स्कॉर्पियो की डिमांड करना जो है एकदम ओछी राजनीति की पराकाष्ठा है। उसका जस्टिफिकेशन भी मैं ये देना चाहता हूँ कि अगर निशा भगत को जेल कैंप ने मौका दिया तो इस बुनियाद पे दिया कि वो एक संघर्षशील महिला हैं, एनर्जेटिक महिला हैं, मुखर होकर बात रखती हैं। हमने उनके एनर्जी को देखकर हमें लगा कि उनके एनर्जी को हम कंस्ट्रक्टिव वे में लगा के अपनी राजनीति और अपने राजनीतिक धरातल को थोड़ा मजबूत कर पाएंगे। एक आदिवासी चेहरा है, महिला है, उनको आगे हम लोग बढ़ाएंगे, उनको प्रोजेक्ट करेंगे। दक्षिणी छोटा नागपुर में हमारा पार्टी का जनाधार भी थोड़ा अपेक्षाकृत कम था, तो हमें लगा कि अगर उभरते हुए नेताओं को हम लोग मौका देंगे तो हो सकता है एक नए डायमेंशन में काम हो पाए। जब पहली दफ़ा निशा भगत से हमारी मुलाकात हुई थी तो एक छोटे से साधारण ढाबे पे वो अपना ढाबा चलाती थी और इनफैक्ट कि उनको बर्तन धोते हुए भी हमने देखा था। तो उस संघर्ष को देखते हुए, उस जज्बे को देख के और उनकी उस आर्थिक तंगहाली को देखते हुए भी हमने दयावश, तरस खाकर या एहसान बोलिए या मित्रता बोलिए या पूर्व परिचित होना बोलिए, हमने उनको बोला कि निशा जी, आप इस तरीके का मुफलिसी और गुमनामी की ज़िंदगी जी रही हैं,
आप में इतना एनर्जी हमने दिखा है, चूँकि उनसे मेरा परिचय आज नहीं बल्कि 10 साल 15 साल पहले ही जब छात्र राजनीति में वो भी थी, हम भी थी, तो उस समय हमने उनको संघर्ष करते हुए देखा था। हमने उनको कहा कि उस दौर को याद कीजिए, हम लोग झारखंड की राजनीति में आए हैं, हमको कुछ करना चाहिए। इस तरीके का गुमनामी का ज़िंदगी आप जी रही हैं, क्या आप खुश हैं? वो बोल रही थी कि संतोष जी, हम राजनीति से हार मान चुके हैं, हम व्यापार से हार मान चुके हैं, अपने परिवार से हार मान चुके हैं, हम दुनियादारी से हार मान चुके हैं। आपको लगता है कि मैं कुछ कर सकती हूँ? ऐसे समय में जब वो पूरे जिंदगी के हर पहलू से हार चुकी थी, उस समय हमारी पार्टी ने उनके ऊपर भरोसा जताया कि चलिए हम आपको सेकंड पारी का मौका देंगे, ईमानदारी से काम करिए, ज़मीनी स्तर पे काम करिए, और हम लोग मिलके झारखंड की दिशा दशा को बदलने के लिए ज़मीनी तौर पे कुछ काम करेंगे। टिकट का अप्रोच उनकी तरफ से हुआ था या आपकी तरफ से हुआ था? क्योंकि उन्होंने कहा कि पार्टी ने मुझे जो है वो टिकट दिया, मैंने कोई अप्रोच। भैया आपको बता दे रहा हूँ कि जब से पहले मुलाकात से ही वो टिकट को लेके, पार्टी को लेके, टाइगर जयराम महतो से मिलने को लेके इतनी एक्साइटेड थी कि मुझे आज का दिन वो याद है कि गोला डीवीसी चौक पे सुबह 3 बजे वो गाड़ी लेके पहुंची थी। चूंकि मैं रामगढ़ में था, उनका जिद था कि चलिए सुबह सुबह चलते हैं, टाइगर जयराम महतो जी से मिलेंगे, अपना क्षेत्र के बारे में बात करेंगे, प्रयास करेंगे, टिकट के लिए बात करेंगे। उनका एक्साइटमेंट तब तक था जब तक मेरे द्वारा टाइगर जयराम महतो जी का उनका नंबर आदान प्रदान नहीं करा दिया गया। और आपको एक और चीज़ बता देना चाहता हूँ आज, कि जिस तरीके से वो अपमानजनक तरीके से पार्टी के बारे में बात कर रही हैं या टाइगर जयराम महतो जी के ऊपर सवाल उठा रही हैं, उंगली उठा रही हैं, हमें पहला मुलाकात याद है कि जयराम महतो जी ने उनको दीदी कह के संबोधन किया था। और अंतिम बार जब ये क्रिश्चियन और सरना वाला विवाद वो कर रही थी, उस समय भी पार्टी के अध्यक्ष ने हमारे सामने फ़ोन किया था और दीदी संबोधन करके उनको कहा गया था कि निशा दी, हमारा राजनीति जो है वो समाज को पाटने के लिए है, ना कि बांटने के लिए है। आप क्रिश्चियन और सरना को लड़ाने का इस तरीके का जो काम कर रही हैं, जो प्रपंच कर रही हैं, ये जो पेड वर्क कर रही हैं, इसको मत करिए। इससे पार्टी का छवि खराब हो रहा है और आपका भी राजनीतिक करियर जो है वो खराब हो रहा है। लोगों की विश्वसनीयता आपके लिए भी घटेगी। हम लोग जाति आधारित या फिर समाज आधारित या फिर धर्म आधारित राजनीति करने नहीं आए हैं, बल्कि हम लोग झारखंड आधारित राजनीति करने आए हैं। यहाँ के स्थानीय नीति के बारे में हम लोग बात करते हैं, नियोजन नीति के बारे में बात करते हैं, झारखंड राज्य में झारखंडी कैसे मजबूत होंगे, उनका सम्मान कैसे सुदृढ़ होगा, उसके बारे में हम लोग बात करते हैं। लेकिन इस चेतावनी के बाद भी उनको कोई असर नहीं हुआ और लगातार वो इस तरीके का प्रोपेगेंडा फैलाने का काम जो है वो कुर्मी समाज के बारे में भी बोल के की। अच्छा, मैं आपकी बातें सुन रहा था तो ये समझने की कोशिश कर रहा था कि आखिर निशा भगत ने आपको ही एक तरीके से, जिसको कह के कि आपके ऊपर ही क्यों आरोप लगाया? पार्टी में तो और भी लोग हैं। भैया देखिए, ये सामान्य सा स्क्रिप्ट है। आज के डेट में आप किसी को दिया हुआ पैसा भी मांगने जाते हैं ना, तो वो आपके ऊपर एफआईआर कर देता है कि फलाना संतोष महतो मेरे घर आया, मेरे पत्नी के साथ अभद्र व्यवहार किया और सोने का चैन छीन लिया और जो है अमर्यादित भाषा का प्रयोग किया और केस कर देता है। तो उस पर जो है उनकी मानसिकता कैसी है, उनको कौन पढ़ा रहा है? या तो कोई न्यूज़ चैनल वाले उनको इस तरीके का स्क्रिप्ट दे रहे हैं, या कोई उनके बैक बिहाइंड कुछ ऐसा है जो उनको एक स्क्रिप्ट दिया जा रहा है कि भाई पार्टी के लोगों को कैसे बदनाम किया जाए या पार्टी को कैसे बदनाम किया जाए। उनकी मदद की, आप कह रहे हैं कि मैंने उनकी मदद की और उनको बर्तन धोते हुए से यहाँ तक का सफ़र करते देखा, इसलिए हमने उनको टिकट दिया। तो फिर आपको ही क्यों टारगेट वो कर रही है? देखिए, मैंने अभी आपको बताया ना कि इंसान स्वभावतः जो है अगर धोखेबाज है तो वो अपनों को ही धोखा देता है। उनका संबंध मेरे से था, उनका पार्टी में एंट्री भी मैंने ही कराया था। इनफैक्ट आपको बता दूं कि उनके पूरे चुनाव में 2.5 से 3 लाख रुपए वो खर्चा कर पाई थी, जब उनका आर्थिक क्षमता 10 लाख का था ही नहीं या स्कॉर्पियो देने का लायक था ही नहीं, जो कि मैं पहले दिन से जान रहा था। तो मैं उनसे कैसे कोई डिमांड कर सकता हूं भाई? मैंने तो उनको बाकायदा फ्लैग छपवाने में मदद किया है, झंडा बैनर पहुंचाने में मदद किया है। इनफैक्ट कि चुनाव का जब कैंपेनिंग चल रहा था उस समय भी मैं उनसे फॉलोअप ले रहा था कि भाई आपका जो है कैंपेनिंग कैसे चल रहा है, प्रखंड स्तर पे आप कैसे काम कर रही हैं, पंचायतों में कैसे काम कर रही हैं, कोई कमी तो नहीं है, कोई चीज़ का ज़रूरत तो नहीं है, कोई स्टार प्रचारक के तौर पर किन्हीं लोगों को भेजना है क्या? मैं उनका काउंसलिंग करता था, मैंने उनका मदद किया है। लेकिन आप पाला बदलने के लिए आप मुझे ही बदनाम करेंगे, टाइगर जयराम महतो को बदनाम करेंगे, पार्टी के नीतियों को बदनाम करेंगे, तो ये ओछी राजनीति की पराकाष्ठा है। और इसमें सिर्फ जेल केम नहीं,
बल्कि अन्य पार्टियों के लोग भी आपको देखते हैं कि जिस थाली में आप खा रहे हैं उसी थाली में अगर छेद करते हैं, तो कल को आप अगर भाजपा में जाने की प्लानिंग कर रही हैं या कुछ और भी आपका प्लानिंग है, तो वो वहाँ के लोग भी देखते हैं कि भाई इनको अगर सह देने के बाद ये गाली दे के, बदनामी दे के ही निकलती है, तो दूसरी पार्टियाँ भी आपके भविष्य के बारे में सोचती हैं। जो मुद्दा वो उठा रही थी, वो जिस मुद्दे को उन्होंने आधार बनाया, मतलब पार्टी से बागी होने के लिए, हालांकि वो कह रही कि मैं इंतज़ार कर रही थी कि पार्टी मुझे निकाले, मैं इस्तीफ़ा ना दूं, क्योंकि मैं तो कांग्रेस से इस्तीफ़ा दे के आई थी, तो ये छवि नहीं बनी। तो जो मुद्दा वो लोग उठा रहे थे, वो उन्होंने उठाया कि जो कुर्मी को वो एसटी का दर्जा ना मिले, तो क्या इस नीति में, और एक आरोप जो उन्होंने लगाया कि जो कुर्मी जाति को लेकर ही राजनीति जयराम महतो कर रहे हैं, और जो महिला नेता हैं, खासतौर पे जो कुर्मी जातों की हैं, पूजा महतो या अन्य महिला, उनको ज़्यादा जगह दी जाती है राजनीति करने के लिए, बाकी अन्य जो आदिवासी चेहरे हैं जेल के में, उनको आगे नहीं बढ़ाया जा रहा है। उनके बात पे, उनके सोच पे हमें तरस आता है, क्योंकि हम लोग को याद है कि वो गुमनामी की ज़िंदगी जी रही थी, वहाँ से निशा भगत को लेकर आने वाला संतोष महतो, उनको टिकट देने वाले जयराम महतो, उनके फ्लैक्स बैनर झंडा छपवाने वाले भी कोई महतो, हम सभी लोगों ने मिल के उनको प्रोजेक्ट किया, उनको प्रमोट किया, उनको मजबूत बनाने का काम किया, और वो फिर सवाल हमारे ही पार्टी के ऊपर और हमारे पार्टी के अध्यक्ष के ऊपर उठाती हैं। दूसरी बात, अगर ये महतो की पार्टी हैं तो इनके ही पुराने इंटरव्यू के मैं विजुअल्स आपको प्रोवाइड करा दूंगा, जहां पे खुद निशा भगत स्पष्ट तौर पे कहती हैं कि अगर कोई MIM से चुनाव लड़ता है तो क्या वो जोल्हा हो जाता है क्या? कोई भाजपा से चुनाव लड़ता है तो क्या वो हिंदू हो जाता है क्या? ये खुद बोलती हैं। ये खुद बोलती हैं कि टाइगर जयराम महतो समाज के हर तबके, यानी मांझी, महरा, मुंडा, महतो, मूलवासी, झारखंडी और तमाम ऐसे बुद्धिजीवी जो झारखंड का भला चाहते हैं, उनको लेकर चलने का काम कर रहे हैं। एकलौते जननायक ऐसे हैं जो समाज के पांचों भाई को साथ में मुट्ठी बनाकर एकजुट करके चलने का काम कर रहे हैं। यहाँ आपको मुसलमान भी दिखेंगे, यहाँ आपको दूसरे मूलवासी भी दिखेंगे, यहाँ पे सवर्ण भी आपको दिखेंगे, और सभी मजबूती के साथ जेल कैंप से जुड़े हुए हैं और टाइगर जयराम महतो के ऊपर अपनी श्रद्धा व्यक्त करते हैं। आपको ये नहीं लगता कि जो निशा भगत ने जो बात कही है, उससे आदिवासी वोटर अगर कुछ जयराम महतो की तरफ आ रहे होंगे या जेल कैंप की तरफ आ रहे होंगे आपके पास, तो उससे वो एक नकारात्मक छवि, भैया आपके ही चैनल पे जो उनका इंटरव्यू चला है या दूसरे चैनल्स पे जो उनका इंटरव्यू चला है, उसके कमेंट सेक्शन में आप जाके देखिए। कमेंट सेक्शन में जो कमेंट करने वाले लोग हैं, हांसदा हैं, तिर्की हैं, टुड्डू हैं, मांझी हैं, उन लोगों, उरांव हैं, मुंडा हैं, उन लोगों ने कहा है कि निशा भगत जी आप अनर्गल बयानबाजी कर रही हैं। अगर कोई जाति, जनजाति या कोई समाज अपने हक और अधिकार की बात संवैधानिक तरीके से केंद्र सरकार के पास अगर रख रही है, तो आप या हम कोई नहीं होते उनका विरोध करने वाले। उनके कमेंट सेक्शन में जाके देखिए, उनके समाज के लोग, कथित जिनको वो आदिवासी कहती हैं, हम तो उनको सूचीबद्ध आदिवासी कहते हैं, क्योंकि हमारा ये मानना है कि ट्राइब या नॉन ट्राइब का फैसला आप निशा भगत या जयराम महतो या संतोष महतो या दैनिक लाइव के जिम्मे नहीं है। इसके कैटेगराइजेशन के लिए केंद्र सरकार है, अलग एजेंसियां हैं, और जो उचित प्लेटफॉर्म है, जहां हमारी मांग रखी जानी चाहिए, जहां हमारा मांग कंसीडर किया जाता है, वहां पे ये हम मांग रख रहे हैं, और बाकायदा प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन के साथ रख रहे हैं, दस्तावेजों के साथ रख रहे हैं, तथ्यों के साथ रख रहे हैं, गैजेट्स के साथ रख रहे हैं। और भारत सरकार और वेस्ट बंगाल प्रोविंस और उड़ीसा और जो झारखंड का जो क्षेत्र था उस समय, संयुक्त झारखंड का क्षेत्र, उस समय के जो गैजेटियर में जो पब्लिश्ड चीजें हैं, जो सर्टिफाइड चीजें हैं, जो वेरीफाइड चीजें हैं, उन डॉक्यूमेंट के साथ हम केंद्र सरकार से मांग रख रहे हैं। तो एक समाज का विरोध, क्या आप जो है किसी दूसरे समाज का विरोध करते हैं? भाई वो संवैधानिक तरीके से अगर अपना मांग केंद्र सरकार के पास रख रहा है, तो फिर आपको दुख क्या बात है, आपको दर्द किस बात का है? अगर हमारे पास अपर्याप्त दस्तावेज होंगे, हमारे डॉक्यूमेंट्स जो है वो इनकम्प्लीट होंगे, तो हमारा मांग स्वतः जो है वो रिजेक्ट हो जाएगा। अच्छा, अभी एक बात मैं समझने की भी कोशिश कर रहा था, जो इसके बाद आप क्या राजनीति देख रहे हैं निशा भगत की, कि निशा भगत की राजनीति कहाँ जाएगी? दूसरी बात कि एक जेल कैंप का भी एक बहुत छोटा सा इतिहास है,
उसमें इतिहास ये है कि जेल कैम्प से जो भी पार्टी गया है 2-3, भले वो 6 साल के लिए निष्कासित किया जाता है, लेकिन 2-3 महीने में मैंने देखा है कई ऐसे मामले आए हैं जब कि उनकी पार्टी में वापसी हो जाती है। तो क्या निशा भगत की 3 महीने या 6 महीने बाद आप जेल कैम्प में वापसी होने का कोई? देखिए, वो आज अलग अलग मीडिया चैनल्स में ये आधार बता रही हैं कि कुर्मी के खिलाफ उन्होंने कहा तो उनको पार्टी से निष्कासित कर दिया गया। लेकिन आपको फ्लैशबैक में ले जाना चाहेंगे और पब्लिक को और दर्शकों को भी हम बताना चाहेंगे कि ये सिर्फ कुर्मी की बात नहीं है। जब से उन्होंने पार्टी ज्वाइन किया, आपको बता दूं कि जब तक उनको टिकट नहीं मिला था वो दरबार में हाजिरी लगा रहे थे, तमाम जो टॉप के लीडर्स थे उनके गाइडलाइन को फॉलो कर रहे थे, पार्टी के दिशा निर्देश पे काम कर रहे थे। लेकिन जिस दिन से उनको टिकट मिला, जैसे गंजे के सर से बाल गायब हो जाता है ना, उस तरीके से निशा भगत पार्टी के दिशा निर्देशों के खिलाफ चली गई। टिकट मिलने के बाद उनका चुनावी कैंपेनिंग कैसा चल रहा है, अच्छा चल रहा है कि नहीं चल रहा है, क्या कमियां हैं, क्या कुछ हैं, वहाँ के जो स्थानीय जो इकाई के लोग थे, जो शुरुआती दौर से पार्टी से जुड़े हुए लोग थे, उनसे उनका संवाद बन रहा है कि नहीं बन रहा है, बैठकें हो रही हैं कि नहीं हो रही हैं, इसका कोई खोज खबर निशा भगत ने कभी पार्टी को नहीं बताया। उसके बाद जब पार्टी का परिणाम आया, चुनाव परिणाम आया, 1300 समथिंग उनको वोट मिला, काफ़ी निराशाजनक चुनाव परिणाम रहा उनका। उसके बाद पार्टी के अध्यक्ष ने, पार्टी के पदाधिकारियों ने उनको कहा कि आप धरातल स्तर पे काम करिए। सिर्फ बारबी डॉल बन के और आदिवासी साड़ी पहन के, खोपा लगा के मंचों पे आप चले जाएंगे और सेखी बगारेंगे तो उससे धरातल पे आपका जनाधार नहीं होगा। आप पार्टी के बैठकों को आयोजित करिए, पंचायत कमेटी मजबूत करिए, प्रखंड कमेटी मजबूत करिए, जिला कमेटी मजबूत करिए। लेकिन निशा भगत ने पार्टी ज्वाइन करने से लेके पार्टी से निष्कासन तक में एक भी कार्यक्रम जेल कैम्प के बैनर पे आयोजित नहीं किया, न बैठक किया, न सभा की, न चर्चा, कोई चर्चा परिचर्चा हुआ और न ही कोई समीक्षा बैठक किया। उन्होंने कहा कि एक अगर केंद्रीय समिति की बैठक को छोड़ दिया जाए तो उसके अलावा पिछले 1 साल में पार्टी की एक भी बैठक नहीं हुई। भैया, हम लोग मनरेगा के मजदूर से भी ज्यादा काम कर रहे हैं पार्टी को बढ़ाने के लिए। एक हमारा आज बैठक अगर रांची में होता है तो दूसरा सरायकेला में होता है, खरसावां में होता है, चाईबासा में होता है, खूंटी में होता है, चक्रधरपुर में होता है, पलामू में होता है। लेकिन आप जो है पार्टी के इंटरनल गतिविधियों में शामिल रहेंगे तब तो आपको पता चलेगा ना। आपको चाहिए क्या? पेटरबार में करम महोत्सव हो रहा है तो विशिष्ट अतिथि में निशा भगत को बुलाना चाहिए। आपको धनबाद में बुलाना चाहिए। क्यों बुलाना चाहिए भाई? आपके गुमला में कितने कार्यक्रम आप करा रही हैं और कितने लोगों को बुला रही हैं? कभी तो पार्टी के लिए कुछ करना नहीं। पार्टी में आप आ गए हैं, सेलिब्रिटी स्टाइल में आपका एंट्री होना चाहिए। किस भी आप पे एंट्री होना चाहिए? 1300 कुछ वोट आए उस आधार पे होना चाहिए क्या? साफ परिलक्षित होता है कि ये मैडम को शॉर्टकट में नेता बनना है, न जमीन पे काम करना है, न मुद्दों को समझना है, न तथ्यों को समझना है, बस अनर्गल। भाई, आपका लाइक पाने का जो भूख है ना, जो सब्सक्राइब पाने का भूख है, फॉलोअर्स बढ़ाने का भूख है, अब हम लोग देखेंगे ना भाई। आप जो समाज में भड़काऊ भाषण देते हैं, इसको अरे अजी अहो करके गाली देते हैं, कभी किसको गाली, कभी इरफान अंसारी को गाली, कभी जयराम महतो को गाली, कभी संतोष महतो को गाली देके जो आपका लाइक पाने का भूख है वो वोट में कन्वर्ट नहीं हो सकता है। वोट में कन्वर्ट होने के लिए आपको जमीन बनाना पड़ता है, जनता का भरोसा जीतना पड़ता है, पार्टी के जो टॉप लीडर्स होते हैं उनका भरोसा जीतना पड़ता है। पहली दफा जेल कैम्प ने ही इतना बड़ा चांस लिया कि आपको विधानसभा चुनाव लड़वाया गया, नहीं तो कौन से पार्टी में आप वो विश्वसनीयता हासिल कर पाई थी जो आपको टिकट दे दे। मेरा कहना है कि आपके पास 5-6 पटाखे थे। सरना आदिवासी आप कर ही लिए, सरना क्रिश्चियन कर ही लिए, आदिवासी कुर्मी कर ही लिए, कांग्रेस भाजपा सारा कुछ कर ही लिए, स्थानीय बाहरी सब कुछ कर लिए। सब पटाखा तो आप लाइक व्यू पाने के लिए फोड़ चुके हैं। अब आप क्या करेंगे? अब फिर वही आप मुफलिसी, फिर वही तंगहाली, फिर वही गुमनामी का जिंदगी जीने के लिए बाध्य होंगे। आज आपके चैनल के माध्यम से मैं ओपन चैलेंज देता हूं निशा भगत को कि निशा भगत, अगर आपको इतनी ही राजनीति की समझ है या इतने ही आदिवासी, गैर आदिवासी या झारखंडी मुद्दों की समझ है तो आने वाले भविष्य में हम लोग भी देखना चाहते हैं कि आप गुमला क्षेत्र में आदिवासियों के लिए, गुमला क्षेत्रवासियों के लिए, या जो आपके गिने चुने समर्थक हैं जिनको आप दावे के साथ में कहती हैं कि नहीं आप बहुत बड़ी नेत्री हैं, 81 में एक हावी हैं, तो हम लोग भी देखेंगे कि आप आगे क्या राजनीति में उखाड़ पाती हैं। ठीक है,
संतोष महतो थे हमारे साथ और उन्होंने जो निशा भगत ने जो आरोप लगाया उन आरोपों पर अपना पक्ष रखा, पार्टी का पक्ष रखा। संतोष जी, एक आखिरी सवाल आपसे पूछना चाहूँगा कि जो निशा भगत ने जो आरोप लगाया कि आपने टिकट के लिए डिमांड किया, तो कितने उम्मीदवारों को आपने अपने तरीके से टिकट दिया? भैया देखिए, जिस समय निशा भगत पार्टी में ज्वाइन की उससे कुछ ही दिनों पहले मैं भी पार्टी में ज्वाइन, चूँकि पार्टी हमारी नई नवेली पार्टी है, पार्टी नए 2 साल जस्ट ये के हुए हैं, और ना तो मैं उस समय कोई पार्लियामेंट्री बोर्ड में था, ना मैं कोई स्क्रूटनी कमेटी में था, ना मैं कोई सिलेक्शन कमेटी में था। जितने भी कमेटियां बनाई गई थी, हमारे पार्टी के साथ खूबी ये है कि यहाँ निर्णय कोई एक व्यक्ति नहीं लेता है। ये नहीं कि संतोष महतो ने बोल दिया कि भाई फलाने आदमी को टिकट देना है और टिकट मिल गया। यहाँ पे टिकट देने के लिए बाकायदा अलग अलग स्तर पे कमेटियाँ हैं जो आपके प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर का जो है एनालिसिस करते हैं, आपके एकेडमिक्स का एनालिसिस करते हैं, आपके क्षेत्र में आपकी क्या पकड़ है, आपके प्रति पार्टी के टॉप लाइन का क्या विश्वसनीयता है, अभी तक आपके क्या क्रियाकलाप है। इस आधार पे जो है मार्क्स सिस्टम था, बहुत सारी क्राइटेरिया थे जिस आधार पे टिकट का निर्धारण होना था। और आपको बता दूं कि 2024 के चुनाव में मैं खुद एक पार्टी के प्रत्याशी के तौर पे अपनी दावेदारी खुद कर रहा था। तो मैं अपनी दावेदारी मजबूत करने छोड़कर, अपना टिकट सुनिश्चित करने को छोड़ के मैं दूसरे के टिकट के बारे में इतना कैसे अश्योर कर सकता हूं किसी को? एकदम इलॉजिकल है, बेबुनियाद, एकदम मनगढ़ंत तरीके का आरोप है। और इस तरीके का आरोप वही नासमझ लोग करते हैं जिनको लगता है कि नहीं भाई आज खेल गए, कल हमको इन लोगों से कोई जरूरत नहीं पड़ेगा। भाई आपको झारखंड में ही रहना है, आपको इसी समाज के साथ राजनीति करनी है और चौक चौराहों में अलग अलग प्लेटफॉर्म पे हमसे भी मिलना है। किस मुंह से आप हमको शक्ल दिखाएंगे? जिस व्यक्ति ने आपको गुमनामी से खींचकर फिर से जो है लाइमलाइट दिया, मंच दिया, पार्टी दिया, चुनाव लड़वाया, उस बात पार्टी के बारे में, उस व्यक्ति के बारे में, उस पार्टी के नेता के बारे में आप अगर इस तरीके का अनर्गल बयान देंगे तो कोई आपको दूसरा भरोसा करेगा क्या? इस बात की पीड़ा है आपको कि मैंने बहुत तकलीफ है, बहुत तकलीफ है। कई लोगों ने जब वो इस तरीके का बयान दी, करीब 200 लोगों ने फोन किया होगा, उसमें से 180 लोगों ने ये कहा कि संतोष दादा देख लिए ना सपोला पालने का क्या नतीजा हुआ। सो हमने पहले भी आपको वार्निंग किया था कि निशा भगत ने किसी सगे को जो है छोड़ा नहीं है, सबको उसने डसा हुआ है, लेकिन आप उसके ऊपर भरोसा कर लिए, आप नतीजा देख लीजिए। ठीक है, धन्यवाद। संतोष महतो थे हमारे साथ और उन्होंने पूरे बेबाकी से जो निशा भगत ने जो आरोप लगाए उन आरोपों पर अपनी राय दी। इस पूरे मामले पर आप क्या सोचते हैं, हमें जरूर बताएं। नमस्कार, जोहार। रॉयल इंडिया में आपका स्वागत है। भारत के सबसे विश्वसनीय सोलर मोटर पंप और MPPT कंट्रोलर निर्माता। रॉयल इंडिया का हाई परफॉर्मेंस मूवेबल ट्रॉली सोलर वाटर पंपिंग सिस्टम प्रस्तुत है। बेहतर दक्षता के लिए डिजाइन किया गया और आसानी से ले जाने योग्य। सरकारी परियोजनाओं के लिए अनुमोदित देश भर के कॉन्ट्रैक्टर्स और एजेंसियों की पहली पसंद। MNRE द्वारा अनुमोदित, उल प्रमाणित, उद्योग मानकों के अनुरूप स्वदेशी उत्पाद। सार्थक ऊर्जा समाधान के लिए हमारे साथ साझेदारी करें। आज ही संपर्क करें।